हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस चैप्टर्स की बात कर रहे थे वो था हमारा चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ गवर्नर, जो कि हम बात कर चुके थे कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द गवर्नर। पार्ट 6 आर्टिकल 153 से 167, पार्ट 6 जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर गवर्नर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है। क्या होता है, हमें देखने को मिलता है ये executive, all the works of the executive on the state are taken और आर carried out on the names of the governor। ये चीज़ें हम देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की बात की थी, जिसके बाद दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक पर्टिकुलर गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी बात थी। कैसे अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, वो हमने बात की थी। हरगोविंद पंत केस की भी बात की थी, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट केस था रिगार्डिंग द गवर्नर। इसके बाद हमने बात की थी कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, वो हाउ द ओथ और द अफर्मेशन कैन बी कैरिड आउट फॉर द गवर्नर, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑफिस फॉर द गवर्नर, वो चीज़ें बात की थी। फिर टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होती है गवर्नर की, वो भी हमने बात की थी। फिर हम बात कर रहे थे पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर के 4 टाइप की हमें पावर देखने को मिलती है, किसकी, गवर्नर की। जिसमें हमने बात की थी फर्स्टली एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। उसके बाद आज से जो हमें लेक्चर देखना है वो है हमारा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। किस टाइप की लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर के पास होती है उसकी बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि गवर्नर क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट देखने को मिलता है स्टेट लेजिस्लेचर्स का। कैसे कि हमें पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ये तीन क्या हैं, पार्ट हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ऑल्दो सम स्टेट के अंदर, मेजोरिटी स्टेट के अंदर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं देखने को मिलती है। प्रेजेंटली ओनली 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। रिमेनिंग जो 22 स्टेट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर, ये दो ही ऑफिस देखने को मिलती है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। बट नेवरदलेस गवर्नर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द लेजिस्लेचर। इसीलिए क्या किया गया, उसको सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं गवर्नर को, जो उसके लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर कंसिडर किए जाते हैं। ये पावर्स कौन कौन सी हैं लेजिस्लेटिव पावर्स हम बोल सकते हैं गवर्नर की। सबसे पहले तो हमें पता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी सेशंस है उसको बुलाना, यानी कि प्रोरोग करना, सम्मन करना और हाउस को डिसॉल्व करना, ये पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। ऑल्दो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर हो गया, यहाँ पे काम आती है। बट अगेन पावर तो है, लेजिस्लेटिव पावर है कि भाई हाउस को सम्मन करें, प्रोरोग करें। हाउस को डिसॉल्व करना कब, जब हम बोल सकते हैं 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा हो जाए ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स का फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर उसको प्रिजाइड करना, और न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जब लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, जनरल इलेक्शन स्टेट के होते हैं उसके बाद, तो उसके भी सेशंस को क्या करना, प्रिजाइड करना। ये भी क्या है, पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो मैसेज सेंड कर सकता है हाउसेस को कि भाई हाउस लेजिस्लेचर्स के अंदर जो भी बिल पेंडिंग्स है उसके रिगार्डिंग मैसेज शेयर करना, बताना हाउस को, तो वो चीज़ें भी गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर में ही आती हैं। इसके अलावा अपॉइंट करने हो एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिजाइड ओवर। देखिए, जब क्या है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो एब्सेंट है। अगर दोनों ही वैकेंट है सीट, स्पीकर भी नहीं है डेप्यूटी स्पीकर है, तो कौन प्रिजाइड करेगा हाउस को, डिसाइड कौन करता है, तो वो भी गवर्नर ही डिसाइड करते हैं और उनकी लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है ये पावर। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन दोनों जो हैं, पोस्ट दोनों की क्या है, वैकेंट है, तो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन प्रिसाइड करेगा, तो वो भी डिसाइड कौन करते हैं, गवर्नर ही करते हैं, और वो उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंडर ही कंसिडर की जाती है। इसके अलावा हमें पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 1/6 मेंबर जो होते हैं उनको नॉमिनेट करने की पावर, और कौन से मेंबर जिनको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, लास्ट से हम लोग इसको याद रखते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज के अंदर जिनको एक्सपीरियंस होता है, ऐसे 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर भी किसके पास ही है, गवर्नर के पास, और वो इनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंडर ही कंसिडर की जाती है। इसके अलावा अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो 1 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर है नॉमिनेट किया जाता था, जो कि पहले पार्लियामेंट में 2 हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 हुआ करते थे बिफोर 2020, तो वो अपॉइंट करने की पावर भी किसके पास थी, गवर्नर के पास थी। बट हम सभी को पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये जो 1 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट की और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो अभी कोई भी ऐसा एंग्लो इंडियन ना लोकसभा में ना स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर अपॉइंट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। बाय कब रिमूव किया गया ये प्रोविज़न को, तो बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो याद रखना है। इसके अलावा
वो डिसाइड करते हैं ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कि भाई कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उनको रिमूव करना है तो गवर्नर क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव करने की पावर भी उनके पास देखने को मिलती है। इसके अलावा जब भी बिल जो है वो गवर्नर के पास जाता है आफ्टर पासिंग बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेचर जो है उनके पास से बिल पास होने के बाद जब गवर्नर के पास आता है तो उसके पास कुछ पावर्स देखने को मिलती है जिसको हम लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो देखिए जब भी बिल जो है वो लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास एसेंट के लिए आता है तो वो अपने एसेंट दे सकते हैं बिल को और बिल बन जाता है एक्ट, लॉ बन जाता है, थ्रू आउट द स्टेट वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। विथ होल्ड कर सकते हैं उनके एसेंट, रिटर्न कर सकते हैं बिल को फॉर द रिकन्सिडरेशन, बट अगेन जब रिकन्सिडर होकर बिल वापस आता है विद द चेंजेस और नो चेंजेस, कोई चेंजेस भी ना करो, एज इट इज़ भी बिल हो, वापस अगर गवर्नर के पास आया तो गवर्नर के ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि उसे क्या करना है, बिल को एसेंट देना ही होता है। इसके अलावा रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलता है। अब प्रेसिडेंट ने क्या, प्रेसिडेंट के लिए अगर रिजर्व किया गया बिल, अब प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स हमें देखने को मिलती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास बिल के रिगार्डिंग के भाई लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर हम बोल सकते हैं ओनली लेजिस्लेचर से पास होकर बिल अगर गवर्नर के पास आया तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं उनके पास, वो भी उनकी क्या है लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है कि बिल को एसेंट दो, विथ होल्ड कर दो एसेंट, रिटर्न कर दो बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन और प्रेसिडेंट को क्या कर दो, कंसिडरेशंस के लिए बिल को रिजर्व कर दो। ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर कोई ऐसा बिल है जो स्टेट हाई कोर्ट है उसकी पावर को छीन रहा है, उसकी पावर को क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उन केस में भी क्या है, रिजर्व करना पड़ता है प्रेसिडेंट के लिए, कंपल्सन हो जाती है। अगर हाई कोर्ट की पावर को छीनने की बात कर रहा है कोई भी बिल तो कंपल्सन है ऑन द गवर्नर साइड हो गया टू रिजर्व दैट बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और भी बिल है जिसको गवर्नर क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। जैसे कोई भी बिल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको भी रिजर्व करना होता है। इसके अलावा कोई ऐसा बिल है जो DPSP यानी कि डायरेक्टिव म्यूनिसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अपोज कर रहा है, या कोई ऐसा बिल है जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के कंट्री के खिलाफ है, या फिर जो नेशनल इंपॉर्टेंस, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग कोई बिल है, या फिर कोई ऐसा बिल है जो डील करता है विद द आर्टिकल 31A, जो राइट टू प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है, कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, उससे रिगार्डिंग भी कोई बिल है तो गवर्नर क्या करते हैं, उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बिल्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको गवर्नर वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं, जो कि एक लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के अंडर ही आता है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करना, ये भी पावर अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट और 213 गवर्नर क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं व्हेन एदर ऑफ द हाउसेज इज नॉट इन द सेशन, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं है या दोनों भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर जो है वो स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। बट ये टेम्पररी लॉ होते हैं ऑर्डिनेंस विद इन द 6 वीक ऑफ द सिटिंग ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउसेज, उसे क्या करना होता है विद इन द 6 वीक्स। भाई फॉर एग्जांपल 1 तारीख है, 1 तारीख को हाउस जो है वापस मिला, हाउस जो है सेशन में नहीं था तभी तो ऑर्डिनेंस लाया गया, पर हाउस 1 तारीख को मिला तो विद इन द 6 वीक ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया टेम्पररी लॉ है उसको क्या करवाना होगा, पास करवाना होगा। नहीं होता है तो वो क्या है, लॉ जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर देखने को मिलती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर हमें देखने को मिलती है। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक जजमेंट भी हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं DC वाधवा केस ऑफ 1986। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि भाई देखो, बिहार का एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया था कि बिहार के अंदर क्या हुआ, 1967 से लेकर के 1981 तक ये ड्यूरेशंस के अंदर बिहार ने 256 ऑर्डिनेंस इशू किए। बिहार के जो गवर्नर थे उस समय के, उन्होंने 256 ऐसे ऑर्डिनेंसेस इशू किए यानी कि टेम्पररी लॉ इशू किए, और ये कंटिन्यू चलते गए अराउंड 1 to 4 ईयर तक क्या रहे, ये लॉ कंटिन्यू रहे। इसका मतलब सेम ऑर्डिनेंस को बार बार क्या किया गया, बार बार हम बोल सकते हैं सेम ऑर्डिनेंस को अप्लाई किया गया। यानी कि इन शॉर्ट अगर ऑर्डिनेंस हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लेजिस्लेचर है उसका तो कुछ रोल ही नहीं हुआ, उसको बाईपास करने की चीज़ हो गई है। और आपको 6 वीक्स दिए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, आपने 4 साल तक उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, हाउस में पास ही नहीं किया। इसका मतलब ये क्या हो गया, मिसयूज़ हो गया ऑफ द गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भाई सीधी बात की गई थी उस समय इस जजमेंट के अंदर DC वाधवान केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कि
एक्सेप्शनल पावर ऑफ द लॉ मेकिंग थ्रू द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भाई एक्सेप्शनल पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग, इसको सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ मत करो, क्योंकि एक्चुअल में लॉ मेकिंग की पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। आप ऑर्डिनेंस, आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं जब हाँ कोई हाउस है सेशन में नहीं है, तब आप कर सकते हो टेम्पररी पीरियड के लिए, उसको भी 6 वीक के अंदर फर्स्ट सेटिंग से लेके पास करना होता है लॉ के द्वारा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो आपने नहीं किया तो ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये चीज़ें की थी DC वाधवान केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बता दी थी। इसके अलावा गवर्नर के पास और भी लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है कि भाई जितनी भी रिपोर्ट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, केक की हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, उन सभी को स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पे रखना, ये भी क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है ऑफ द गवर्नर। तो इतनी कुछ पावर्स हमें देखने को मिलती है लेजिस्लेटिव डोमेन में, किसके पास, गवर्नर के पास। कुछ फाइनेंशियल पावर की अगर हम बात करें तो देखिए, फाइनेंशियल पावर की जब हम बात करते हैं तो गवर्नर की फाइनेंशियल पावर क्या है। पहली चीज़ वो क्या करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम लेमैन टर्म के अंदर बजट भी बोल देते हैं, वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के बिफोर रखना, ये भी क्या है, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, उसको सबसे पहले क्या है, प्रायर परमिशन रिकमेंडेशन लेनी होती है गवर्नर की। तो गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, तो ये भी फाइनेंशियल पावर है उनकी। कोई भी डिमांड फॉर द ग्रांट है वो उनकी रिकमेंडेशन, यानी कि गवर्नर की रिकमेंडेशंस के बिना जो है वो विड्रॉ नहीं की जा सकती। इसके अलावा ही और शी कैन मेक द एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट द अनफोर्सिन सर्कमस्टेंस। भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें अगर कंटिजेंसी फंड में से कुछ भी क्या है विड्रॉ करना है, तो वहाँ भी गवर्नर की क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होती है। साथ ही साथ ही और शी कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर द एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड द म्यूनसिपालिटी। तो भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको एवरी 5 ईयर नियुक्त करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, वो एक टाइप की फाइनेंशियल पावर है ऑफ होम, ऑफ गवर्नर। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम फाइनेंशियल पावर को समझ सकें। तो ये कुछ फाइनेंशियल पावर हमें देखने को मिलती है ऑन द साइड ऑफ द गवर्नर। कुछ जुडिशियल पावर की बात करें गवर्नर्स की, कि भाई क्या क्या जुडिशियल पावर है गवर्नर्स की, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन और द पनिशमेंट, और सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिमिट भी कर सकते हैं और कम्यून भी कर सकते हैं द सेंटेंसेस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंडेड। भाई स्टेट जो पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की, उन्हीं पावर के तहत लोगों को माफ़ कर देने की जो पावर होती है वो भी गवर्नर के पास होती है। बट रिमेंबर वन थिंग, जो डेथ सेंटेंस है उसको पार्डन करने की पावर जो है वो गवर्नर के पास नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है, ये याद रखना। तो पार्डनिंग पावर इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ गवर्नर, इट इज़ विद द हैंड्स ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें याद हमें रखनी है, ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। जब हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट भी कर सकते हैं, कौन, गवर्नर। तो ये भी उनकी जुडिशियल पावर देखने को मिलती है। इसी के साथ वो अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, पोस्टिंग भी कर सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस के, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे पूछेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं उनको पोस्टिंग देना, प्रमोशंस करना वो भी इनके हाथ में ही होता है, और वो उनके जुडिशियल पावर के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। साथ ही और शी कैन ऑल्सो अपॉइंट अ पर्सन टू बी द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे जिनको अपॉइंट करना है, अपॉइंट करना है, तो वो सारी पावर भी गवर्नर के पास होती है, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये पावर भी किसके पास होती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास होती है, जो उनके जुडिशियल पावर के तहत हमें देखने को मिलती है, ऑलराइट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कंपेयर करेंगे भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर की वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और साथ ही साथ पार्डनिंग पावर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा जिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, वीटो पावर, पार्डनिंग पावर, कंसल्टिंग पावर क्या है, डिफरेंसेस क्या है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ऑलराइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऑफ द गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को क्या क्या पोजीशन दी गई, तो हम जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर गवर्नर जो है वो क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव तो कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द
चीफ मिनिस्टर स्टेट में ये है रियल एग्जीक्यूटिव। और गवर्नर को हमेशा क्या करना होता है, मोस्टली केसेस के अंदर गवर्नर हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एक्सेप्ट भी है इन अ मैटर इन विच ही और सी इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हीज हर डिस्क्रिशन। तो कुछ डिस्क्रिशन पावर भी हमें देखने को मिलती है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं है। याद रखना, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन पावर नहीं देखने को मिलती है, बट गवर्नर के पास डिस्क्रिशन पावर है। अगर कुछ आर्टिकल्स की बात करें हम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है गवर्नर्स के रेफरेंस में, तो हमें आर्टिकल देखने को मिलता है आर्टिकल 154, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। ये कुछ आर्टिकल है जो गवर्नर्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 154 की बात करें तो ये आर्टिकल हमें बताता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शेल बी एक्सरसाइज बाय हिम और हर एदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। कि भाई जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स होंगे कहाँ पे, स्टेट्स के अंदर, वो सारे एग्जीक्यूटिव जो हैं वर्क जो है वो डेडिकेटेड होंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट, और वो खुद भी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी रख सकते हैं। आर्टिकल 163 क्या बात करता है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो ये चीज़ें तो हम देख चुके हैं पहले। एक्सेप्ट who shall act on the advice except insofar as he or she is required to exercise his or her function in his or her discretion। कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, वो क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस देंगे किसको, गवर्नर को, और गवर्नर को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा एक्सेप्ट सम डिस्क्रिशन दिए गए हैं, वो डिस्क्रिशंस की बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 164 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 164 भी यही बात करता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम हमें देखने को मिलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच हाउस, लोकसभा, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आर्टिकल 164 बात करता है। और यही जो कहीं ना कहीं प्रोविज़न है आर्टिकल 164 का, ये क्या है, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है उसका फाउंडेशन देखने को मिलता है, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सेंटर और हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो यही एक फाउंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होना ज़रूरी है। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे टू द लेजिस्लेचर तो वो मन माने ढंग से काम करेंगे। तो यही है पार्लियामेंट्री और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फाउंडेशंस। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नर की पावर जो है वो प्रेसिडेंट की पावर से डिफ़र करती है। कौन कौन से ऐसे सिनारियो जहाँ पे गवर्नर की पावर जो है वो प्रेसिडेंट की पावर से डिफ़र करती है, तो उन सिनारियो की बात करते हैं हम। देखो, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनवर्साइज करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर एक्टिंग इन अ टाइम ऑफ हिज डिस्क्रिशन, बट नो सच पॉसिबिलिटी हैज़ बीन एनवर्साइज टू द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट जो है उसके पास डिस्क्रिशन पावर नहीं है, बट गवर्नर के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्टेन डिस्क्रिशन पावर दी है गवर्नर को। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट की पावर ये छीन ली गई थी डिस्क्रिशन पावर बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने प्रेसिडेंट से ये पावर छीन ली थी, बट ऐसा कुछ प्रोविज़न गवर्नर के लिए नहीं था। इसीलिए अभी भी गवर्नर के पास हमें कुछ डिस्क्रिशन पावर देखने को मिलती है। वो डिस्क्रिशन पावर का उन्हें यूज़ करना होता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट क्लियर दैट इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर डिस्क्रिशन और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज़ फाइनल। तो ये चीज़ें भी हैं। एंड द वैलिडिटी ऑफ द एनीथिंग डन बाय हिम और हर कैन नॉट बी कॉल इन द क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड्स दैट ही और शी ought not to have acted in his or her discretion। भाई कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न हुई जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हुई कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर के पास डिस्क्रिशन है या गवर्नर के पास, तो इस कन्फ्यूजन्स के अंदर गवर्नर ने जो भी कहा वो क्या होगा, फाइनल होगा, और इससे किसी भी ग्राउंड्स पे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कट कर देता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ ऐसी डिस्क्रिशन पावर की बात करें गवर्नर की, अब डिस्क्रिशन पावर तो बहुत करें, पर होती क्या है ये गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर। तो डिस्क्रिशन पावर कौन किन केस में हो सकती है, जैसे कि कोई भी बिल है उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना, तो ये डिस्क्रिशन पावर है किसका, गवर्नर का।
किसी भी राज्य के अंदर अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो ये भी डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर की। इसके अलावा वाइल द एक्सरसाइजिंग हीज और हर फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एडजॉइंग यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर गवर्नर काम करते हैं तो वहाँ पे काम करना वो भी क्या है, एडिशनल चार्ज, यानी कि यूनियन टेरिटरी का दिया तो वो भी उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता है। साथ ही साथ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ पेबल बाय द गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है वहाँ पे जो हमें देखने को मिलती है, मतलब कुछ स्टेट है जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि स्टेट है जो 6 शेड्यूल्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, उनको कितना अमाउंट पेएबल होगा गवर्नमेंट को, वो सब डिसाइड करने की पावर भी डिस्क्रिशन पावर है किसकी, गवर्नर की। तो ये कुछ 4 डिस्क्रिशन पावर ऑफ द गवर्नर हमें देखने को मिलती है जो उनके हाथ में होती है। वहाँ पे एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडेड बाय द चीफ मिनिस्टर काम नहीं लगती है। इसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दिस डिस्क्रिशन पावर, गवर्नर जो है लाइक द प्रेसिडेंट ऑल्सो एज द सिचुएशनल डिस्क्रिशंस भी उन्हें कुछ देखने को मिलते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन यानी कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे ऑटोमेटिकली पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में आ जाती है। जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि भाई नॉर्मल अगर कोई भी इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और कोई भी मेजोरिटी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास मेजोरिटी है या कोई कोलिजन है उसके पास मेजोरिटी है, तब तो क्या है, बाइंडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, बाइंडिंग है गवर्नर के ऊपर कि वो चीफ मिनिस्टर्स के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उसी रोल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाएगा। बट कई बार क्या होता है मेजोरिटी नहीं होती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, गवर्नर के हाथ में डिस्क्रिशन पावर आ जाती है कि वो जिसको चाहे, जो मेजोरिटी पार्टी उसको ठीक लगती है उसको बुला सकता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो ये क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन। भाई किसी ने मेजोरिटी इलेक्शंस में मिली ही नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो जाएगा, गवर्नर के हाथ में पावर आ जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, जब वो क्या है अपने हाउसेस के अंदर कॉन्फिडेंस यानी कि मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो उनको डिसमिस करना, ये भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मेजोरिटी जो है वो लॉस्ट कर दी है तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, वो भी क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ऑफ होम, गवर्नर। इसके अलावा कुछ सर्टेन ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है गवर्नर को, जो क्या करते हैं वो फॉलो अप करते हैं। कौन कौन से ऐसे गवर्नर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, गवर्नर इज द सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशू बाय द प्रेसिडेंट। इन दिस रिगार्ड द गवर्नर दो हैज़ टू कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एक्ट फाइनली इन हीज और हर डिस्क्रिशन। कुछ ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करना होता है गवर्नर को, बट फाइनली उन्हें अपनी डिस्क्रिशन यानी अपनी आप ही कहीं ना कहीं अपने कॉन्साइज के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर अगर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लाइज करना है विदर्भा के लिए या मराठावाड़ के लिए, तो वहाँ पे क्या है, गवर्नर, महाराष्ट्र के गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज़ करेंगे। गुजरात के अंदर अगर सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर कोई डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लाइज करना है सेपरेट, तो वो भी डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर ऑफ गुजरात की। नागालैंड के अंदर जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, नागा हिल, इन एरियाज़ के अंदर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर भी गवर्नर की डिस्क्रिशन में ही आ जाती है। आसाम विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑल्सो डिस्क्रिशन पावर ऑफ द गवर्नर। मणिपुर की बात करें रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरिया इन द स्टेट, तो वो भी किसका है, सिचुएशनल डिस्क्रिशंस देखने को मिलती है हमको गवर्नर की। मणिपुर में तो अभी प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर दिया गया है। सिक्किम की बात करें फॉर द पीस एंड द इंश्योरिंग द सोशल एंड द इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, तो सिक्किम के अंदर भी ये डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर की। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, गवर्नर के हाथ में पावर आ जाती है। कर्नाटका के अंदर सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, तो ये भी पावर है गवर्नर के पास ही हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्या है, ऐसे डिस्क्रिशन है जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी गवर्नर के पास आ जाती है, जहाँ पे उन्हें कंसल्ट तो करना होता है पर वो कंसल्ट बाइंडिंग नहीं होता है किस पे, गवर्नर ऑफ द स्टेट पे। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमें गवर्नर की देखने को मिलती है, जहाँ पे गवर्नर के पास क्या है, कुछ ऐसी डिस्क्रिशनल पावर है जहाँ पे उन्हें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना होता है। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं वहाँ पे उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होता है। इसके अलावा देखिए लास्ट टॉपिक है आपका कि इश्यूज़ विद द गवर्नर्स फंक्शनिंग। हमें देखने को मिल रहा है, अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिला तमिलनाडु, केरला, गवर्नर क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी जो बिल हैं लेजिस्लेचर ने पास कर दिए, फिर भी अननेसेसरी बिल को क्या कर रहे हैं, एसेंट देने में डिले कर रहे हैं।
रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें केरला और तमिलनाडु दोनों गवर्नमेंट हैं एग्जीक्यूटिव वो पहुंच गए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप देखिए गवर्नर जो है वो हमारे द्वारा बिल पास किए गए कहीं 2-3-4 सालों पहले, पर फिर भी उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने क्या किया, रिजर्व कर दिया बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो डिले किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसके रिगार्डिंग सरकार या कमीशन जो हैं, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करता है, 1983 से लेके 88 के बीच में इनकी रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलती थी। उन्होंने कुछ क्या किए, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए इन द फंक्शनिंग्स ऑफ द गवर्नर्स, कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक रोल प्ले कर रहे हैं उन सिचुएशंस में। पहला, इन चूजिंग द चीफ मिनिस्टर। भाई ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी है, तो उस समय तो क्या कर रहे हैं कि वो इश्यूज़ कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं किसको, चीफ में उस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बट जब हंग असेंबली हो जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तब क्या, तो उस समय क्या है, गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पावर फॉलो करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि किसी भी तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म की जाए, ऐसे लोगों को भी चांस दिया जाए जिनके पास चांसेस हैं कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। वो सीधा क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने की ट्राई करते हैं और गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म करने को, इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये एक इशू निकल के आता है इन चूजिंग द चीफ मिनिस्टर। दूसरा, टेस्टिंग मेजोरिटी। गवर्नर जो है एम्प्लॉयड द वेरियस वे टू डिटरमाइन हो गया विच पार्टी और द ग्रुप इज लाइकली टू कमांड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये उनके डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है कि चांस दिया जाए एटलीस्ट। Some have relied only on the list of the supporters of the rival claims produced before them. In other cases, physical verification by counting head was carried out. भाई कई बार क्या होता है कि प्रॉपर मेजोरिटी जब टेस्ट होता है फ्लोर ऑफ द हाउसेस के ऊपर, तो उसको भी क्या है, कई बार ऐसे अंदाज जैसी चीज़ें कर ली जाती है, बट प्रॉपर काउंटिंग नहीं की जाती। बट किन केस के अंदर काउंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। तो इन टेस्टिंग मेजोरिटी सम इश्यूज़ देखने को मिलते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कि भाई सीधी सी बात है कि कई बार क्या होता है कि भाई कोई चीफ मिनिस्टर ने, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहा है, उसने क्या मेजोरिटी खो दी ओरली, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो उस समय भी क्या है, उसको डिसमिस कर देना बिफोर क्या, टेस्टिंग द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये चीज़ें भी हमें देखने को मिली है कहीं ना कहीं कुन कुन केसेस के अंदर। तो ये भी एक इशू निकल के आता है जो सरकार या कमीशन पॉइंट आउट करते हैं। इन डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कई बार क्या होता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके हाथ में मेजोरिटी नहीं है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो गवर्नर क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन पावर का यूज़ करके लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर देते हैं। कई गवर्नर ऐसे होते हैं कि भाई भले मेजोरिटी नहीं है, फिर भी अगर सीएम ने एडवाइस दी है तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बोलेंगे सीएम और उनके सब ऑर्डिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं वो बोलेंगे, तभी क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, कोई ऐसी फिक्स सिचुएशन नहीं है। तो ये भी एक इशू निकल के आता है। इसके अलावा रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल, कभी गवर्नर ये ट्राई करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वायलेट कर रही है सेंटर के लॉ को अंडर आर्टिकल 365, तो गवर्नर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। तो ये भी क्या, कोई ऐसी फिक्स सिचुएशंस नहीं है, कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया रहा ही नहीं है कि भाई जिसके बेस पे बोला जाए नहीं ये एक आइडियल क्राइटेरिया है टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल। तो ये भी एक इशू देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजर्वेशन बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये तो हमने देख ही लिया, अननेसेसरी रिजर्व कर लिया बिल को प्रेसिडेंट्स के लिए, जबकि ज़रूरत भी नहीं थी। तमिलनाडु केरला के अंदर हमने चीज़ें देखी, तो ये भी एक इशू निकल के आता है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है ये इशू। इसके अलावा रिगार्डिंग द नॉमिनेशन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमें पता है 16 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो यहाँ पे भी ऐसा बोला जाता है, बोले किन मेंबर को अपॉइंट क्या नॉमिनेट करते हैं गवर्नर्स, भाई एटलीस्ट चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो एडवाइस कंसल्टेशंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गवर्नर अपने फेवरेटिज्म का यूज़ करके उनको अपॉइंट करें। फिर रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, भाई यूनिवर्सिटी के चांसलर, यूनिवर्सिटी जो कि आप चांसलर तो हो और वाइस चांसलर को चूज़ करने में भी आपका रोल है। हो सकता है आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी को इधर वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी अपॉइंट करो। तो ये चीज़ें भी क्या है, डिस्क्रिशन है गवर्नर का, जो एक क्वेश्चन मार्क डालता है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी है स्टेट्स की, उसके वाइस चांसलर के रूप में डिस्क्रिशन पावर गवर्नर का क्यों होना चाहिए। एटलीस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्टेशन होनी चाहिए, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स हैं एजुकेशन फील्ड में, उनसे भी कंसल्टेशन होनी चाहिए, बट नहीं होती है, गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर है। तो ये भी क्या है, एक इशूज़ निकल के आता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये सारी जो इश्यूज़ हैं वो पॉइंट आउट किसने किया था, सरकार या कमीशंस, फॉर
विच वॉज एस्टेब्लाइज फॉर द डिटरमाइनिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये कुछ हमें इश्यूज़ देखने को मिलते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट पॉइंट आउट बाय द सरकार या कमीशन। ऑलराइट, तो ये हमारा गवर्नर का इंटायर टॉपिक। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं आपको, किस मैटर से रिलेटेड हैं ये आपको देखने हैं, फैक्चुअल डिटेल है आपके प्रीलिम्स में। हो सकता है कुछ आर्टिकल्स आपको दे दें जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल 153 इंपॉर्टेंट है जो गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट 154 इंपॉर्टेंट है, 161 भी इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट द पार्डन इन द अदर, क्योंकि ये न्यूज़ में था। 163 और 4 तो इंपॉर्टेंट है ही जो हमने बात की थी। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा से न्यूज़ में रहता है ये आर्टिकल्स, तो हमें ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 200 जो क्या है ऑप्शंस देता है गवर्नर को। बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, फिर गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस है, जो 4 ऑप्शंस हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 200 उसी की बात करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये था हमारा गवर्नर का पूरा लेक्चर, एंटायरिटी में 2 पार्ट में हमने कवर किया। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ है, चैप्टर क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।